हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में, क्योंकि गाइस आप में से काफी सारे लोग परेशान है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को लेके, क्योंकि सबको लगता है कि भाई कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है और क्या उनको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर उनको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन है जो कि आप सभी के मन में चल रहा है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। और अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है कन्नड़ विकास स्मॉल कैप फंड से, तो आपके लिए कौन सा फंड है जो कि इसका बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट अल्टरनेटिव फंड भी गाइस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ कैनरा विकास स्मॉल कैप फंड गाइस, जो कि देखे तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। कैनरा विकास स्मॉल कैप फंड को देखे तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको कैनरा विकास स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए। तो गाइस, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कैनरा विकास स्मॉल कैप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है या फिर प्लान कर रहे हैं इस फंड में इन्वेस्ट करने का। वही गाइस, साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड में और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतरीन हो सकता है लंबे समय के लिए डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, तो गाइस इस पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बना रखा है और उस वीडियो में मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है कि किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है मिड कैप कैटेगरी से। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। वही गाइस, आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने अपना डीमेट अकाउंट अभी तक भी ओपन करके नहीं रखा हुआ है। तो डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और गाइस, यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करने से आपको लाइफ टाइम कोई भी पैसे पे नहीं करना पड़ता है, ईएमसी चार्जेस जीरो रहता है लाइफ टाइम। तो जाइए फटाफट अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का एंड इस फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव का। तो दोनों फंड को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं और पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात कर लेते हैं फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें पहला फंड का यानी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5106 करोड़ का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3512 करोड़ का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं निकल के आता है एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो दोनों ही फंड मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड का फंड साइज कंपैरेटिवली कम दिखने को मिलता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। और गाइस, आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि फ्यूचर में उस फंड का स्कोप ज्यादा हो सकता है रिटर्न के मामले में। बट गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि फंड साइज बहुत ही कम होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखे तो मिनिमम 1000 करोड़ के आसपास में फंड साइज रहता है, वो रीजनेबल माना जाता है। और स्मॉल कैप केस में देखे तो मोटा मोटी 4 से 5 हजार करोड़ के आसपास में रहता है, वो ज्यादा रीजनेबल माना जाता है। तो 5,000 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए और 1,000 करोड़ के नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखे तो दोनों ही फंड जैसे मैंने आपको बताया काफी सही दिख रहा है फंड साइज के मामले में। हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड को यहाँ पे एज मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.54% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो काफी कम दिखने को मिलता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.26% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.78% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बट गाइस, बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये सबसे कम दिखने को मिलता है यहाँ पे 0.26% का, जो कि काफी अच्छी बात है एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के मामले में क्लियरली आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। बात करें जहां पे लॉन्च डेट का यानी कि इंसेप्शन का, तो पहले बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था आपका यहाँ पे फरवरी 2019 को। तो इस फंड को देखें तो मोटा मोटी 4 साल के आसपास में हो गया है। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का लॉन्च डेट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नवंबर 2018। तो इस फंड को भी देखें तो 4 साल से थोड़ा ज्यादा हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का एज मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन निकल के आता है गाइस, यानी कि दोनों फंड सेम नेचर का है, दोनों फंड का एज भी सेम ही है, एक्सपेंस रेशियो भी हमने देखा मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही है। हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो कम दिखता है। एंड फंड साइज के मामले में भी देखे तो दोनों फंड के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको मिलता नहीं है। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका कोई इंसेप्शन डेट नहीं होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। वही बात करें इस क्रिसिल रैंकिंग का, तो पहले बात करते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का,
तो इस फंड को आपको मोटा मोटी देखे तो 4 के आसपास का क्रिसिल रैंकिंग मिला हुआ है। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड को आपको 5 का रेटिंग यहाँ पे मिला हुआ है। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस क्रिसिल रैंकिंग के मामले में भी देखें तो दोनों फंड काफी सही है, हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड के पास एज यहाँ पे देखने को मिलता है। गाइस ये जो क्रिसिल रैंकिंग है, ये ओवरऑल जो मैटर है सभी चीज को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है। तो जिस फंड का रैंकिंग जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका रैंकिंग बेहतर है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखो दोनों फंड मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड को थोड़ा सा ज्यादा एज यहाँ पे मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि टाटा स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली बेटर दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। एंड आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। तो गाइस बात करें यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.2% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.43% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.34% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर दिख रहा है। एंड इसने आपको मोटा मोटी 15.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, जो काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। बट गाइस बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका रिटर्न काफी कमजोर दिखने को मिलता है लास्ट 1 ईयर में, जो अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है लास्ट 1 ईयर में। बट गाइस कुछ दिन पहले कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब था, नेगेटिव में था लास्ट 1 ईयर का, लेकिन अब ये 1.2% का पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में इंप्रूवमेंट दिखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी बेहतर दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.79% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 45.41% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.63% का। तो गाइस दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिख रहा है पिछले 3 सालों में। एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी ठीक ठाक मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है इन दोनों ही फंड का। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का, तो यहाँ पे ये डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों फंड का रिटर्न पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिख रहा है। मार्जिनली यहाँ पे जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है ये बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 3 सालों में। लेकिन गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के रिटर्न में कोई भी डिफरेंस यहाँ पे दिखने को मिलता नहीं है पिछले 3 सालों में, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो गाइस आपको बता दूं कि दोनों ही फंड 5 साल पुराना नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। एंड सिमिलरली मैंने कैटेगरी एवरेज का भी एनए यहाँ पे रखा हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्लियरली आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों में, तो यहाँ पे दोनों ही फंड के बीच में टाई हो जाता है, क्योंकि दोनों ही फंड आपको ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है पिछले 3 सालों में। तो ओवरऑल देखे तो लमसम के केस में मुझे टाटा स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में इसके पास एज मिल जाता है एंड लास्ट 3 ईयर में दोनों फंड का सिमिलर सा परफॉर्मेंस है, तो इसीलिए टाटा स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.24% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.52% का। तो गाइस पिछले 1 साल में देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस मुझे बेहतर दिखता है लमसम के कंपैरिजन में। लेकिन अगेन यहाँ पे जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है एंड आपको 19.5% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है पिछले 1 साल में एसआईपी के केस में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.2% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.81% का, ऑलमोस्ट 31% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो टाटा स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। इन दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, मोटा मोटी 2 से 2.5% का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है गाइस। लेकिन अगर आप प्योरली डेटा के बेसिस पे जाएंगे तो आप टाटा स्मॉल कैप फंड को ही बेहतर यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि इस फंड ने ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में भी एंड लास्ट 3 ईयर में भी। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो सिमिलर टू लमसम रिटर्न यहाँ भी कोई डेटा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही फंड 5 साल पुराना फंड नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का एसआईपी रिटर्न का एंड गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो यहाँ पे जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का। तो पहले बात करें यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
13.13% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.05% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। वहीं बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड मोटा-मोटी 6% इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, जो कि देखें तो कहीं ना कहीं कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही निकल के आता है, जो कि अच्छी बात है। लार्ज कैप स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने से आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी बैलेंस हो जाता है, तो वोलेटिलिटी होने का जो चांस है वो कम निकल के आता है गाइस। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.56% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.84% का, मोटा-मोटी 2% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.04% का। तो गाइस सिमिलर टू लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप केस में भी देखे तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, एंड टाटा स्मॉल कैप फंड आपको सिर्फ 2% ही इन्वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है मिड कैप स्टॉक्स में। लास्टली बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो पहले बात करते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.86% का, मोटा-मोटी 54% का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 73.4% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57.72% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है 73.4% का। बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो ये रिलेटिवली कम पैसे इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जो कि देखें तो कहीं ना कहीं अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है। इसे ये पता चलता है गाइस कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड कम रिस्क लेना चाहता है, इसीलिए स्मॉल कैप स्टॉक्स में कम पैसे डालता है। बट गाइस इसने मिड कैप में भी देखे तो काफी अच्छा खासा पैसे डाल रखा है 15.56% का। वहीं पे टाटा स्मॉल कैप फंड ने आपको मोटा-मोटी 2% ही इन्वेस्ट करा हुआ था मिड कैप स्टॉक्स में, तो वहां पे देखे तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का रिस्क लेवल बढ़ जाता है, लेकिन टाटा स्मॉल कैप फंड का रिस्क लेवल काफी कम रहता है मिड कैप स्टॉक्स के मामले में। तो गाइस यहाँ पे देखे तो ऑल इन ऑल दोनों फंड मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एलोकेशन, लेकिन फर्दर जाके हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रेशियोज कि कौन सा फंड कितना ज्यादा रिस्की है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स का। तो बात करें गाइस यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, इस फंड के जो पोर्टफोलियो है वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स निकल के आता है गाइस, जो निकल के आता है आपका यहाँ पे 81 स्टॉक। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड के जो पोर्टफोलियो है वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स निकल के आता है वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 48। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 स्टॉक। तो गाइस नंबर ऑफ स्टॉक्स के बेसिस पे क्लियरली पता चल रहा है कि आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये फंड काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होने वाला है, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में सिर्फ 48 ही स्टॉक है, एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको 81 स्टॉक्स देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, इन टाटा स्मॉल कैप फंड का जो पोर्टफोलियो है ये कम डाइवर्सिफाइड देखने को मिलता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इस फंड का पोर्टफोलियो काफी कंसंट्रेटेड निकल के आता है। बात करें गाइस टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.5% का। गाइस टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो पहला 5 स्टॉक्स होता है पोर्टफोलियो में उसमें कितना पैसे इन्वेस्ट करता है एक पर्टिकुलर फंड। तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड मोटा-मोटी 11.5% पैसे डालता है टॉप 5 स्टॉक्स में। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.82% का, मोटा-मोटी 18% कह सकते हैं आप। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.76% का। तो गाइस टॉप 5 कंसंट्रेशन के मामले में देखो तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि टाटा स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है टॉप 5 स्टॉक्स में, इसीलिए टॉप 5 स्टॉक्स का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे मोटा-मोटी 18% का, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में निकल के आता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। वहीं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड काफी कम पैसे इन्वेस्ट करता है टॉप 5 स्टॉक्स में, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो नंबर ऑफ स्टॉक यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो इसीलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है और जो कंसंट्रेशन रिस्क है वो कम हो जाता है गाइस। बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.66% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.77% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.16% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन, टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन के मामले में भी देखे तो टाटा स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं कैटेगरी एवरेज के आसपास में निकल के आता है, थोड़ा सा ज्यादा है उससे। लेकिन बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड कम पैसे डालता है टॉप 10 स्टॉक्स में भी। लास्टली बात करें यहाँ पे टॉप 3 सेक्टर का, तो टॉप 3 सेक्टर के मामले में देखे तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.18% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है
टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.27% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.78% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर के मामले में देखें तो दोनों फंड कम पैसे डालता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि दोनों फंड का कंसंट्रेशन कम है टॉप 3 सेक्टर में इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ऑल इन ऑल मुझे दोनों फंड काफी सही दिखता है। हालांकि जो कनाडा बिकॉस्मल का फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन लेवल ज्यादा है। लेकिन गाइस डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्सेस डाइवर्सिफाई कर जाए। उस केस में क्या होता है कि आपका जो फंड है उसका रिटर्न काफी मिनिमाइज हो जाता है, काफी एवरेज रिटर्न निकल के आता है। वहीं पे अगर एक पर्टिकुलर फंड अपना पोर्टफोलियो को काफी कॉन्सेंट्रेटेड रखता है तो वहां पे रिस्क लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन गाइस रिटर्न भी काफी शानदार मिलने का जो चांस है, पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। तो दोनों फंड काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन गाइस। वही बात करेगा जिन दोनों फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पहले बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का। तो यहाँ पे जो कनाडा बिकॉस्मल का फंड है, इस फंड का जो पीवी रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.72 टाइम्स का। बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पीवी रेशियो है वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 2.6 टाइम्स का। तो गाइस पीवी रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि इसका पीवी रेशियो कम है, यानी कि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कम है। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है वो अंडर वैल्यूड तो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन रीजनेबली वैल्यूड माना जाएगा। बात करेंगे इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, यानी कि पी रेशियो का, तो यहाँ पे जो कनाडा बिकॉस्मल कैप फंड है, इस फंड का जो पोर्टफोलियो का जो पी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.58 टाइम्स का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो का पी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.55 टाइम्स का। तो गाइस पी रेशियो के मामले में भी देखो तो यहाँ पे जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका पी रेशियो कम। इसका मतलब ये है कि जो टाटा स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो पोर्टफोलियो है वो ओवर वैल्यूड आपको नहीं मिलेगा, काफी रीजनेबली वैल्यूड यहाँ पे दिखने को मिलता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। और गाइस यहाँ पे देखे तो क्लियरली आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि इस फंड का पोर्टफोलियो का पीवी रेशियो भी कम है एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम है, जो कि काफी अच्छी बात है वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। गाइस बात करें यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग का, तो पहले बात कर लेते हैं कनाडा बिकॉस्मल कैप फंड का। तो इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग है, इसमें जो पहला स्टॉक निकल के आता है, जो स्टॉक निकल के आता है यहाँ पे आपका केईआई इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर आपका यहाँ पे सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, फिर आपका यहाँ पे एमसीएक्स लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, इसके बाद है यहाँ पे आपका केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका पीबीआर लिमिटेड, लास्टली है यहाँ पे आपका वेबको इंडिया लिमिटेड। तो गाइस ये 10 स्टॉक है जो कि कनाडा बिकॉस्मल कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग में यहाँ पे निकल के आता है। और गाइस इन 10 में से एक दुका स्टॉक आपको यहाँ पे ऐसा दिखने को मिल जाएगा जो कि लार्ज कैप या फिर मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन गाइस बाकी के जो 6-7 स्टॉक ऐसा है जो कि देखे तो कहीं ना कहीं आपका जो स्मॉल कैप स्टॉक है वहीं से बिलोंग करता है। इन गाइस 10 में से 4 स्टॉक यहाँ पे ऐसा निकल के आता है जिसमें कनाडा बिकॉस्मल कैप फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है और 6 स्टॉक्स में अपना स्टेक घटाया हुआ है कनाडा बिकॉस्मल कैप फंड ने। इन गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में इस फंड ने कितना पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, इन टर्म ऑफ वैल्यू भी दिखने को मिल जाएगा एंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी दिखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस कनाडा बिकॉस्मल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है इसमें जो पहला स्टॉक निकल के आता है वो स्टॉक है यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि आईडीएफसी लिमिटेड, फिर आपका यहाँ पे रेडिको खैतान लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे रिडिंगटन लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका डीसीबी बैंक लिमिटेड, इसके बाद है यहाँ पे आपका ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बीएसएफ इंडिया लिमिटेड, फिर आपका यहाँ पे किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड एंड लास्टली है यहाँ पे आपका इलेंटा बेक इंडिया लिमिटेड। तो गाइस ये 10 स्टॉक है जो कि टाटा स्मॉल कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग का पार्ट है। और गाइस यहाँ पे देखें तो 10 में से 10 स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक भी लार्ज कैप स्टॉक या फिर मिड कैप स्टॉक यहाँ पे देखने को मिलता नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये लार्ज कैप स्टॉक में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है और मिड कैप में देखें तो काफी निग्लिजिबल अमाउंट इन्वेस्ट करता है, सिर्फ मोटा मोटी 2% के आसपास में ही। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ऑल इन ऑल दोनों फंड मुझे काफी सही दिखता है, दोनों फंड का टॉप 10 होल्डिंग काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। गाइस बात करें यहाँ पे रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो जो आपका कनाडा बिकॉस्मल कैप फंड है इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.19 का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.23 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.52 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है बाकी फंड या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो इसीलिए गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो यहाँ पे जो कनाडा बिकॉस्मल कैप फंड है इस फंड का जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.87 का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो कोइंसिडेंटली इस फंड का साफ रेशियो 1.87 ही निकल के आता है। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.63 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इन दोनों फंड ने काफी सही साफ रेशियो जनरेट कर पाया है यहाँ पे, जो कि काफी अच्छी बात है दोनों ही फंड के लिए या फिर दोनों फंड के इन्वेस्टर के लिए भी
गई। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे अल्फा का, तो जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.14% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.54% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.12% का। तो गाइस सिमिलर टू साप रेशियो अल्फा के केस में भी देखे तो दोनों फंड का अल्फा काफी बेहतरीन है। बट बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ अल्फा, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, क्योंकि ये फंड मार्जिनली बेटर अल्फा जनरेट करने में सक्षम है, यहाँ पे ये पता चल रहा है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मुझे टाटा स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्डाइजेशन काफी कम है। साप रेशियो देखे तो कैटेगरी एवरेज से बेहतर है एंड कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के बराबर ही दिखने को मिलता है। बट गाइस अल्फा देखे तो यहाँ पे बेहतरीन अल्फा जनरेट कर पाता है टाटा स्मॉल कैप फंड, जो कि कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में मार्जिनली बेटर दिखने को मिलता है। तो इसीलिए टाटा स्मॉल कैप फंड मुझे काफी बेहतर दिखता है इन टर्म ऑफ डिफरेंट रिस्क रेशियोज गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड दोनों को बीच में एक अच्छा खासा कंपैरिजन करके दिया हुआ है। और गाइस ये दोनों फंड देखे तो अपने अपने जगह पे काफी शानदार है, लेकिन अगर आप परेशान है कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड से और आप एग्जिट ही करना चाहते हैं, इन दैट केस आप कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर सकते हैं और आप जा सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ। बट गाइस मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको सिर्फ 6 महीने हुआ है या फिर 1 साल हुआ है कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के साथ, तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में टाटा स्मॉल कैप फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और आपको मोटा मोटी 15 से 16% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड ने आपको सिर्फ 1 से 1.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन गाइस हमने देखा कि पिछले 3 सालों में दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है, तो वहां पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के साथ, इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल कंटिन्यू करके चलना चाहिए, एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इन केस आपको लगता है कि भाई आपको इस फंड के साथ नहीं रहना, इन दैट केस आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव यहां निकल के आता है टाटा स्मॉल कैप फंड गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इन गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हर एक संडे को मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करता हूं, तो आपका भी पोर्टफोलियो कवर में करने वाला हूं आने वाले संडे को गाइस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।